आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान। हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया की दर को पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। तो प्रकृति में क्या होता है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो समझते हैं पहले भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। केवल उसकी क्या होता है, आकृति में, है ना, आकृति में और उसके रंग में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग का जल का क्या होता है, जल को हम लोग गर्म करते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है, उसके केवल आकृति में परिवर्तन हुआ। जल जो गर्म करेंगे हम लोग तो उसके केवल आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसका रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ये H2O है, इसका रासायनिक संगठन तो वो वाष्प में भी H2O ही रहेगा। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें उसके आकृति रंग के साथ साथ में उसके संगठन में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, अब इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में केवल आकृति रंग ये सब में परिवर्तन हुआ, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उसके आकृति रंग उसके संगठन में भी परिवर्तन होगा, उसके भार में भी परिवर्तन। जैसे कि दूध का दही बनना, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो दूध होता है उसमें हम लोग कोई भी खट्टा पदार्थ मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। तो उसके आकृति रंग गंध इत्यादि के साथ साथ उसके भार उसके संगठन में भी परिवर्तन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ध्यान रखिए आप, भौतिक परिवर्तन ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वो विभिन्न व्यापम और SSC एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जल का वाष्प बनना या दूध का दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है। तो आप इन दोनों उदाहरणों को ध्यान में रखिए आप। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को। तो रासायनिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। तो यही रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, जब जो मूल पदार्थ है, जैसे दो पदार्थ है तो आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, नया पदार्थ बनाएंगे, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। अब उसके हम लोग दर को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो किसी भी समय अंतराल में, है ना, किसी भी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा ये क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की दर कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिकारक क्या होते हैं। तो अभिकारक हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि A और B एक अभिकारक है, मतलब एक क्रियाकारक है, जो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो शुरू में जो रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है ना, उसमें जो भाग लेते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। अब ये जो आपस में मिल करके जो नया उत्पाद बनाते हैं, मतलब नया पदार्थ बनाते हैं, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और ये जो अभिकारक है ना, इसमें क्या रहता है, सांद्रता रहती है। ये जो सांद्रता होती है ना, उसी में जो परिवर्तन होता है, इसी के फलस्वरूप हम लोग को क्या प्राप्त होता है, नया उत्पाद होता है। तो जो अभिकारक की सांद्रता है ना, तो दोनों सांद्रता आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले इनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये आपस में मिल करके नया उत्पाद बनाएंगे तो इसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। तो इसकी सांद्रता में कमी होगी और जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, ज़्यादा होगा इसकी सांद्रता। तो देखिए क्या यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया की दर बराबर क्या है कि कोई भी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। जैसे अभी हमने देखा कि अभिकारक में वृद्धि हो रही है और उत्पाद में कमी हो रही है, तो यही हम लोग का अभिक्रिया की दर कहलाता है। एक बार और बता दूं, अभिक्रिया की दर क्या होती है कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, कोई भी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, ये हम लोग का अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो अभिकारक जो भाग लेते हैं, अभिकारक का सांद्रण, तो उसकी सांद्रता पहले क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए देखिए हम लोग ऊपर से लिए हैं तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, नीचे घटता जाएगा। शुरू में ज़्यादा थी लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, इसकी घटते जाएगा, क्योंकि ये नया उत्पाद बनाता है, इसमें कम होता है। तो धीरे धीरे समय के साथ ये कम होते जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा
ये अभिकारक का सांद्रण में ये कमी होगा। और क्या होगी, इसकी समय में वृद्धि होगी, समय जैसे बढ़ते जाएगा और इसकी सांद्रता में ये घटते जाएगा। तो देखिए हम लोग ये जो सूक्ष्म ये समय है, ये dt क्या है, एक सूक्ष्म समय है। तो इस सूक्ष्म समय में ये सूक्ष्म परिवर्तन होता है किसमें, सांद्रता में। तो ये हम लोग को प्राप्त होता है dx/dt। ये देखिए ये वाला, ये हम लोग का वेग का दर है dx/dt। अब इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये कैसे है। अब हमने अभी देखा a+b। अब a+b जो है इसमें हम लोग माइनस लिखे हैं, क्यों, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कमी हो रही है ना, और कमी को हम लोग माइनस से दिखा रहे हैं। तो ये अब ये डेल्टा को देखते हैं, डेल्टा को क्यों उपयोग किया, क्योंकि ये जो है परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो किसी भी ये परिवर्तन जो समय में होगा ना, उस समय में ये जो है ए परिवर्तन होगा। तो इसको हम लोग लिखे। उसके बाद बी को देखते हैं, ये भी अभिकारक है, दोनों अभिकारक मिल रहे हैं, तो इसकी सांद्रता में भी कमी है, इसलिए हम लोग इसको माइनस लिखे हैं। अब इसको देखते हैं, अब इसमें प्लस क्यों है, क्योंकि इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये उत्पाद है। अभी हमने बताया कि इसमें कमी होती है अभिकारक की सांद्रता में, और इसकी सांद्रता में ज़्यादा होती है, मतलब वृद्धि होती है। तो इसलिए हम लोग इसमें प्लस चिन्ह लगाए। इसमें भी देखिए डी में, क्योंकि ये दोनों उत्पाद है हमारा, तो इसमें भी प्लस आया, क्योंकि इसकी भी सांद्रता में वृद्धि हुई है। अब आप वेग अब दर समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग लेते हैं H2 को, है ना, H2O लेते हैं हम लोग, H2 को लेते हैं, H2 हाइड्रोजन को। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्रियाकारक के रूप में लेते हैं, जैसे कि ये रहा अभिकारक, मतलब ये भी किसी के साथ जुड़ करके पदार्थ बनाएगा। तो ये पदार्थ बनाएगा, क्रियाकारक के रूप में ले रहे हैं। तो क्रियाकारक को हम लोग क्या लिखते हैं, ये अभिकारक को माइनस में लिखते हैं, है ना, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी होती है। तो ये वाला हम लोग का क्या है, डेल्टा H2/ΔT। ये क्या हो रहा है, माइनस में है, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी है। तो ये क्या होता है, इस परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा समय में ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन हो गया, तो ये किसी भी सूक्ष्म समय में क्या परिवर्तित होगा, तो इसकी अभिक्रिया की ताक्षणिक दर क्या होगी, dH2/dt। तो ये जो है इस टाइम पे सूक्ष्म समय में ये सूक्ष्म परिवर्तन होता है हाइड्रोजन में। तो हम लोग समझ गए। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सांद्रता में वृद्धि हो सकती है, मतलब क्रियाकारक के रूप में भी ले सकते हैं। अगर क्रियाकारक के रूप में लेंगे हम लोग, तो अभिकारक मतलब ये उत्पाद के रूप में लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग प्लस में लेते। चलिए, आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा और आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके एक लाइक कमेंट से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आप इस चैनल में नए भी होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।